अच्छा, एक सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा। अगर जंगल में कोई पेड़ गिरता है और उसे सुनने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो आवाज करता है? सुनने में एक बचकाना सवाल लगता है ना? लेकिन आज हम इसी एक सवाल की मदद से मन और चेतना की दुनिया में उतरने वाले हैं। हमारे पास दर्शन पर एक किताब का हिस्सा है और हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना कि हमारा ये जो मन है, ये आखिर है क्या? और इसका इस कुर्सी टेबल पत्थर पेड़ वाली दुनिया से क्या लेना देना है। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो उस पेड़ वाले सवाल पर वापस आते हैं। इसका एक सीधा सा जवाब तो ये है, हाँ बिल्कुल आवाज होती है। फिजिक्स के नियम थोड़ी बदल जाएंगे अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो। लेकिन दूसरा जवाब ही वो है जहां से मामला दिलचस्प हो जाता है। और वो जवाब है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आवाज से आपका मतलब क्या है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। बिल्कुल, यहाँ जो बात छुपी है वो ये है कि आवाज के दो अलग-अलग मतलब हैं। एक है जिसे हम कह सकते हैं फिजिकल साउंड। फिजिकल साउंड। हाँ, मतलब हवा में वाइब्रेशंस, प्रेशर वेव्स का फैलना। इसे कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, कोई माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर सकता है। ये एक पब्लिक घटना है। अच्छा, मतलब ये वो आवाज है जो पेड़ के गिरने से सच में पैदा हुई, चाहे कोई कान हो या ना हो। सही, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरह की आवाज है एक्सपीरियंस्ड साउंड। एक्सपीरियंस्ड साउंड। यानी वो शोर जो किसी के कानों पर पड़ता है और दिमाग उसे प्रोसेस करके एक अनुभव बनाता है। ये पूरी तरह से प्राइवेट है। इसके लिए एक सुनने वाले का, एक ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। हम आपकी दिमागी तरंगे माप सकते हैं, लेकिन आपको वो आवाज कैसी सुनाई दी, उस अनुभव को नहीं माप सकते। अरे वाह! तो एक आसान सा सवाल हमारी पूरी हकीकत को दो हिस्सों में बांट देता है। एक बाहरी, भौतिक दुनिया और एक हमारी भीतरी, मानसिक दुनिया। ठीक है ये बात। एक तरफ पेड़, जंगल, ध्वनि तरंगे हैं और दूसरी तरफ मन और उसके अनुभव हैं, जैसे सुनी हुई आवाज, किसी फूल का रंग, चॉकलेट का स्वाद या बारिश के बाद मिट्टी की गंध। स्रोत इस अंतर को समझाने के लिए दो तरह के गुणों की बात करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम्म प्राइमरी गुण वो हैं जो किसी चीज में होते ही हैं, हम्म जैसे एक पत्थर का वजन या उसका आकार। हम्म ये इस बात पे निर्भर नहीं करते कि हम उसे देख रहे हैं या नहीं। और सेकेंडरी गुण वो हैं जो हमारे अंदर एक खास तरह का अनुभव पैदा करते हैं। जैसे जैसे सेब का लाल रंग। हम्म सेब के अंदर मतलब लाल रंग का अनुभव नहीं है। हम्म सेब के अंदर तो बस एक ऐसी सतह है जो रोशनी को एक खास तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। वो लालिमा का एहसास तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में पैदा होता है। ठीक है, ये बात समझ आई। लेकिन अब यहाँ से दिमाग की समस्या कैसे शुरू होती है? अब यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। हम्म अगर हम इसी लॉजिक को हमारे दिमाग पर लागू करें तो क्या होगा? दिमाग भी तो एक भौतिक वस्तु है, एक फिजिकल चीज। हाँ, इसके भी प्राइमरी गुण हैं। इसका वजन है, आकार है, इसके अंदर न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हाँ, एक न्यूरोसाइंटिस्ट ऑपरेशन करते हुए ये सब देख सकता है। वो दिमाग को स्कैन करके देख सकता है कि कौन सा हिस्सा एक्टिव है। बिल्कुल, वो सब कुछ देख सकता है जो फिजिकल है। लेकिन वो आपके सचेत अनुभव को नहीं देख सकता। वो दिमाग में झांककर ये नहीं देख सकता कि आपको लाल रंग कैसा दिख रहा है या चॉकलेट का स्वाद कैसा लग रहा है। वो न्यूरॉन्स की फायरिंग देख सकता है, पर वो एहसास नहीं देख सकता। एक मिनट, तो अगर वो एहसास, वो अनुभव दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर में नहीं मिल रहा, तो फिर वो है कहाँ? यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। और यहीं से पारंपरिक दर्शन हमें एक बहुत ही अजीब नतीजे पर धकेलता है। क्या? कि वो अनुभव मन में है, माइंड में। मन में? और इसका मतलब हुआ कि मन और दिमाग एक चीज नहीं है। मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि कुछ और है, कोई नॉन फिजिकल चीज। और यही देकार्त के मशहूर द्वैतवाद या डुअलिज्म का आइडिया है। डुअलिज्म। हाँ, कि दुनिया दो तरह की चीजों से बनी है, एक फिजिकल मैटर और दूसरा नॉन फिजिकल मन। तो एक मिनट, ये हमें इस नतीजे पर ले आता है कि मेरा मन, मेरे विचार असल में किसी भौतिक चीज से नहीं बने हैं। ये किसी भूतिया चीज जैसा लगता है। आज के साइंटिफिक दौर में इस बात को पचाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, और इसीलिए स्रोत कहता है कि फिलॉसफी ऑफ माइंड यहाँ खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। ड्यूअलिज्म ने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी, अ माइंड बॉडी प्रॉब्लम। माइंड बॉडी प्रॉब्लम मतलब अगर मन एक भूत जैसी नॉन फिजिकल चीज है और शरीर एक फिजिकल मशीन, तो एक भूत मशीन को चला कैसे रहा है? मैं कुछ करने की सोचती हूँ और मेरा हाथ हिलने लगता है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? एग्जैक्टली। इसी एक सवाल ने पिछले 400 सालों से फिलोसोफर्स को परेशान कर रखा है। देकार्त के बाद इस समस्या को सुलझाने के लिए
कई अजीब अजीब सिद्धांत आए। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि देखो, मन और शरीर एक दूसरे से बात नहीं करते। वो बस दो घड़ियों की तरह जिन्हें भगवान ने एक ही समय पर शुरू कर दिया था, और वो हमेशा साथ साथ चलती हैं। इसे समानांतरवाद कहते हैं, पैरेललिज्म। पर कैसे, ये नहीं बता रहा। सही। इसीलिए कुछ और लोग एक और भी अजीब आइडिया लेकर आए, अवसरवाद, ओकेजनलिज्म। ये क्या था? उनका कहना था कि जब भी आपके मन में हाथ उठाने का विचार आता है तो असल में भगवान उस मौके पे दखल देकर आपका हाथ उठवा देता है, हर बार। क्या मतलब भगवान हमारे पर्सनल पपेट मास्टर हैं? ये तो और भी अजीब है। क्या कोई और बेहतर कोशिश हुई? एक और कोशिश हुई जिसे अधिघटनावाद कहते हैं, एपिफेनोमेनलिज्म। ये थोड़ा कम अजीब है। ये कहता है कि दिमाग की गतिविधियां मन को तो प्रभावित करती हैं, यानी आपके विचार और एहसास पैदा करती हैं, लेकिन आपका मन वापस दिमाग को प्रभावित नहीं कर सकता। आपका मन बस ट्रेन के इंजन से निकलने वाले धुएं की तरह है। धुआं इंजन की वजह से बनता है, पर वो धुआं वापस इंजन को नहीं चला सकता। लेकिन ये तो हमारे अनुभव के खिलाफ है। मुझे तो लगता है कि मेरे सोचने से ही मेरा हाथ उठता है, मेरे फैसले मायने रखते हैं। ये सारे सिद्धांत तो मन को एक तरह का भूत मानकर चल रहे हैं। क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद कोई भूत है ही नहीं? बिल्कुल सोचा। और यहीं से भौतिकवादी या मटीरियलिस्ट सिद्धांत आते हैं, जो कहते हैं कि मन जैसी कोई नॉन फिजिकल चीज है ही नहीं, सब कुछ फिजिकल है। इसमें सबसे पहली और कट्टर कोशिश थी व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद? ये क्या कहता है? व्यवहारवादी कहते थे कि जिसे हम मन कहते हैं वो कोई अंदर की रहस्यमयी चीज नहीं है, वो बस हमारा व्यवहार है। बस हमारा व्यवहार? हाँ। दर्द का मतलब कोई अंदरूनी एहसास नहीं है। दर्द का मतलब है कराहना, मुंह बनाना या डॉक्टर के पास जाना, बस। एक मिनट, ये तो बकवास लगता है। मुझे पता है जब मेरे सिर में दर्द होता है तो वो सिर्फ मेरा मुंह बनाना नहीं है, वो एक असली अंदरूनी चीज है। इस सिद्धांत को कोई गंभीरता से कैसे ले सकता था? आपका रिएक्शन बिल्कुल सही है, और इसी वजह से ये थ्योरी ज्यादा चली नहीं। इसके जवाब में आई पहचान सिद्धांत, आइडेंटिटी थ्योरी। ये थ्योरी आज की साइंटिफिक सोच के बहुत करीब है। ये कहती है कि हाँ, मानसिक अवस्थाएं असली हैं, वो अंदरूनी हैं, लेकिन वो कुछ और नहीं बल्कि दिमाग की अवस्थाएं ही हैं। माइंड इज ब्रेन। अच्छा, मतलब प्यार का एहसास असल में दिमाग में कुछ खास केमिकल्स का निकलना ही है, और वियना शहर के बारे में सोचना दिमाग में कुछ खास न्यूरॉन्स के एक पैटर्न का फायर होना ही है। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं। बिल्कुल। ये सुनने में काफी अच्छा और सीधा लगता है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट आज भी मोटे तौर पर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन इस थ्योरी के साथ भी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ क्या समस्या है? इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है ऑक्टोपस के बारे में सोचना। ऑक्टोपस? हाँ, ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम और दिमाग हमसे बिल्कुल अलग है। अगर पहचान सिद्धांत सही है, यानी दर्द का मतलब दिमाग के सी फाइबर्स का फायर होना ही है, तो ऑक्टोपस दर्द महसूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सी फाइबर्स नहीं है। ओ, यही बात किसी एलियन पर भी लागू होगी जिसका दिमाग सिलिकॉन से बना हो। लेकिन ये तो गलत लगता है। ऑक्टोपस को चोट लगती है तो वो भी तो दर्द महसूस करता होगा, भले ही उसका दिमाग अलग तरह से बना हो। ठीक यहीं से आज का सबसे माना जाने वाला सिद्धांत आता है, प्रकार्य, कार्यात्मकता, फंक्शनलिज्म। ये कहता है कि मानसिक अवस्थाओं को इस बात से नहीं पहचानना चाहिए कि वो किस चीज से बनी है, बल्कि इस बात से कि वो काम क्या करती हैं। मतलब ये हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर पर ध्यान देता है। बेहतरीन एनालॉजी। बिल्कुल यही। फंक्शनलिज्म कहता है कि दर्द कोई भी ऐसी अंदरूनी अवस्था है जो शरीर को नुकसान होने, मतलब इनपुट की वजह से पैदा होती है, और चीखने चिल्लाने या उस जगह से हटने, यानी आउटपुट का कारण बनती है। अच्छा, ये अवस्था इंसान के कार्बन आधारित दिमाग में भी हो सकती है, ऑक्टोपस के अलग दिमाग में भी, और किसी एलियन के सिलिकॉन आधारित दिमाग में भी। जब तक वो काम वही कर रही है, वो दर्दी है। जैसे एक ही सॉफ्टवेयर अलग अलग हार्डवेयर पे चल सकता है। बिल्कुल। ये आइडिया मुझे समझ आ रहा है। ये ड्यूअलिज्म के भूत और आइडेंटिटी थ्योरी की कट्टरता दोनों से बचता है। लेकिन स्रोत में एक और सिद्धांत का जिक्र है, व्याख्यावाद, इंटरप्रिटेशनिज्म। ये बिल्कुल ही अलग है। हाँ, ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। ये एक बहुत ही अजीब आइडिया है। ये कहता है कि आपके अंदर मन है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर किस पर निर्भर करता है? ये इस पर निर्भर करता है कि आपके व्यवहार को देखकर उसे मन वाले शब्दों में समझाना फायदेमंद है या नहीं। क्या
मतलब मेरे विचार और भावनाएं मेरे अंदर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि कोई दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। ये तो बहुत ही अजीब है। इसे समझने के लिए डैनियल डेनेट का थर्मोस्टाट वाला उदाहरण सोचिए। हाँ, कहते तो है। क्या थर्मोस्टेट सच में सोचता है? व्याख्यावाद कहता है कौन परवाह करता है। अगर उसे सोचने वाला मानकर हम उसके व्यवहार को आसानी से समझ और प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो बस उसके पास मन है। ओह, किसी के अंदर मन होने का मतलब बस इतना है कि उसे मन वाले शब्दों से समझना काम करता है। ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। अच्छा, इतने सारे सिद्धांतों के बाद एक आम इंसान ये सोच सकता है कि ये सब फालतू की बातें हैं। ये काम न्यूरोसाइंटिस्ट पर क्यों नहीं छोड़ देते? वही तो एमआरआई और ब्रेन स्कैन करके पता लगाएंगे कि मन क्या है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और स्रोत इस पर एक मजबूत स्टैंड लेता है। उसका तर्क है कि विज्ञान फूट डालो और जीतो की रणनीति पर काम करता है। मतलब विज्ञान कोई एक चीज नहीं है, वो कई हिस्सों में बटा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी। और हर कोई अपनी एक छोटी सी दुनिया में काम करता है और मुश्किल सवालों को दूसरे पर टाल देता है। एक तरह से हाँ, श्रुद इसे बक पासिंग कहता है, यानी जिम्मेदारी टालना। बायोलॉजी दिमाग की केमिस्ट्री को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पे छोड़ देती है, केमिस्ट्री उसे फिजिक्स पे छोड़ देती है, और फिजिक्स हमें कणों और तरंगों के बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन वो ये मानकर चलती है कि कोई ऑब्जर्वर है जो उन्हें देख रहा है। वो ये नहीं बताती कि उस ऑब्जर्वर का अनुभव क्या चीज है। और यहीं पर दर्शन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, यहीं पर तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स का काम शुरू होता है। उसका लक्ष्य एक ऐसी बड़ी और एकीकृत तस्वीर बनाना है जिसमें फिजिक्स की दुनिया और हमारे सचेत अनुभव की दुनिया दोनों फिट हो सके। जिम्मेदारी यहां आकर रुकती है। द बक स्टॉप्स हियर। तो विज्ञान कैसे के जवाब देता है, पर मेटाफिजिक्स क्या है का सवाल पूछता है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत का क्या मतलब निकला? हम जंगल में गिरते एक पेड़ की पहेली से शुरू हुए और अब हम अपने मन की प्रकृति और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह जैसे बड़े सवालों पर पहुंच गए हैं। सही। और स्रोत का मुख्य संदेश ये नहीं है कि इनमें से कोई एक जवाब सही है। संदेश ये है कि ये नकली समस्याएं नहीं हैं, ये बहुत गंभीर सवाल हैं। मन को समझने के लिए हमें इस सवाल को गंभीरता से लेना होगा कि मन असल में है क्या चीज। हमें ऑन्टोलॉजिकल सीरियसनेस की जरूरत है। सोचते हुए स्रोत में फंक्शनलिज्म के बारे में एक बात कही गई है जो मुझे परेशान कर रही है। ये आइडिया कि ऐसे प्राणी हो सकते हों जो बाहर से व्यवहार में हमसे बिल्कुल मिलते जुलते हों, लेकिन अंदर से उनमें कोई सचेत अनुभव, कोई फीलिंग ना हो। इन्हें फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बीज भी कहते हैं। तो बस एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आपका कोई हमशक्ल हो जो आपकी तरह ही काम करता हो, आपकी ही तरह बात करता हो, उसे आपकी सारी यादें पता हो, लेकिन अंदर से वो बस एक मशीन हो, खाली, उसे खुशी या गम का एहसास ना होता हो, तो आप ये कैसे जानेंगे कि वो एक ज़ॉम्बी है? और इससे भी ज्यादा डरावना सवाल, आप ये कैसे जानेंगे कि आप खुद उनमें से एक नहीं हैं?